तो हेलो तो गाइस, कैसे हैं आप सब। शिवम कुमार एंड वेलकम टू सी एजुकेशन अगेन। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आपके सी ए सी क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन की, कि जो अभी 18 दिसंबर को अटेम्प्ट हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। एंड आई एल मेकिंग दिस वीडियो इन हिंदी, एंड इफ यू वांट द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस वीडियो देन प्लीज कमेंट इन द ब्लॉग. इफ आई गॉट 10 to 15 comments, then I'll make a English version of this video. So right now I'm making this video in Hindi. Okay friends, so let's carry on with the solution. I'll switch you to the screen recording mode. Thank you. So चलिए गाइस शुरू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका पेपर में रहा वो ये था। एक्चुअली इस वीडियो में मैंने क्वेश्चंस को अरेंज कर रखा है। एक्चुअली मैं खुद देखो, आप सबको पता ही है कि जो ICAI है वो CPT का क्वेश्चन पेपर देता तो नहीं है, तो मैंने भी इसे इंटरनेट से ही डाउनलोड किया है। मार्केट में अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो 2 इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं। तो मार्केट में अगर आप देखेंगे तो 2 इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। उन दोनों के क्वेश्चन पेपर से ही मैं के कंपाइलेशन से मैंने इस वीडियो को बना रहा हूँ। सो कुछ एक क्वेश्चन एक इंस्टीट्यूट के पेपर में गलत भी हैं और उसे मैं दूसरे से टैली किया। जब वो आएंगे तब मैं आपको बता दूंगा। सो अभी हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या रहेगा। तो क्वेश्चन था, लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स परचेज्ड 60,000 उनका लिस्ट प्राइस है। 45,000 हमने उनके लिए पे करे हैं। वो देने के बाद और हमें 9,000 का कैश डिस्काउंट मिला है। 9,000 का कैश डिस्काउंट लेने के बाद हमने 45,000 पे करे हैं। तो उन्हें पूछा कि ट्रेड डिस्काउंट क्या, ट्रेड डिस्काउंट कितना। तो ज़रा यहाँ देखो, 60,000 आपने पे कर रहे हो माइनस 45,000 माइनस आपको पता बता रखा मैंने और वीडियोस में कि इस तरीके से लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इस वजह से आपको थोड़ा सा ख़राब राइटिंग एडजस्ट करनी पड़ेगी। माइनस ट्रेड डिस्काउंट जो कि है आपका 9,000, जो कि है आपका 9,000। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 15 में से 9 गए 6,000, 15 में से 9 गए 6,000 आपका आंसर आ जाएगा। 6,000 को अगर आप लिस्ट प्राइस से डिवाइड करोगे तो ट्रेड डिस्काउंट इन परसेंटेज निकल आएगा जो कि उसने मांगा है, विच इज़ 10%। तो आंसर हमारा क्या रहा, ए। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, when the two aspects of a transaction are posted in a cash book itself, such entry is known as, उस एंट्री को कहते हैं क्या। आंसर है कॉन्ट्रा एंट्री। अब कॉन्ट्रा एंट्री में होता क्या है, जब हम कैश बुक बनाते हैं तो कैश बुक में कैश विड्रॉन की एंट्री या कैश डिपॉजिट की एंट्री दोनों साइड होती हैं, इधर भी होती है इधर भी होती है, या दूसरा केस लें तो इधर भी होगी और इधर भी होगी। विड्रॉन या डिपॉजिट दोनों साइड, डेबिट साइड भी एंट्री होती है और क्रेडिट साइड भी एंट्री होती है। तो जब दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं एक ट्रांजैक्शन के तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है सर, आगे बढ़े। एक मिनट में ज़रा कलर चेंज कर लूँ, ब्लैक बेटर है। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। रियल और पर्सनल अकाउंट ट्रांसफ़र होते हैं बैलेंस शीट में, ये तो ठीक है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट ट्रांसफ़र होते हैं P&L में, हाँ, क्योंकि इनका बैलेंस टोटल करके हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते हैं और वहाँ पे इनको राइट ऑफ कर देते हैं। कैश अकाउंट ओपन नहीं किया जाता सेपरेटली लेजर में, हाँ, सेपरेटली नहीं किया जाता। अगर कंपनी या फर्म या जो भी है एक कैश बुक मेंटेन कर रही है तो कैश अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैश बुक ही अपने आप में कैश अकाउंट है। रियल अकाउंट इज़ अ पर्सनल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। ये इन्फॉर्मेशन गलत है और यही हमारा आंसर है, क्योंकि रेंट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, रेंट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है और आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट इज़ अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट।
स्विच करा हुआ है दोनों को इन्होंने, वो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, ठीक है। देन फोर्थ क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस शोज द अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, बट इट इज नॉट अ डैश प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी, इट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब होता है विच कैन नॉट बी डिनाइड, जिसको आप कैंसिल ये नहीं कह सकते कि ये गलत है, जिसको आप ये नहीं कह सकते कि ये गलत है, क्योंकि हम सबको पता है कि ट्रायल बैलेंस तब भी एग्री होगा जब कम अमाउंट से ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस में पोस्ट हो जाए, कम अमाउंट से, अमाउंट हमने कम डाली और वो ट्रायल बैलेंस में डाल दी, डेबिट और क्रेडिट साइड जो भी डालना था, वो एंट्री पोस्ट ही ना हो, फुल्ली ओमिशन हो जाए। ये और भी ऐसे केस हैं जिनके अंदर ट्रायल बैलेंस पूरी तरह से एग्री करता है, मैं लिख देता हूँ ऊपर, ट्रायल बैलेंस पूरी तरह से एग्री करता है इन सब चीज़ों से, तो इसलिए वो कंक्लूसिव एविडेंस है, ठीक है। अरिथमेटिक एक्यूरेसी देता है ट्रायल बैलेंस, लेकिन सब्जेक्ट टू सम एरर्स, कुछ गलतियां उसमें हो सकती है। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक इतना, चेक्स ऑफ 100 रुपये का, 175 का, 150 का इशू तो करे लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं करे, नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट्स। सो एक चेक 600 रुपये का बैंक में डिपॉजिट कराया लेकिन वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो इन्होंने कहा कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक क्या होगा। इसका सॉल्यूशन तैयार है, यहाँ से करा देता हूँ। सो ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ पासबुक आप यहाँ नेगेटिव साइड पे लिखोगे, ये आ गया, ठीक है। चेक डिपॉजिट बट नॉट येट प्रेजेंटेड, अब चेक डिपॉजिट कराए इसका मतलब आपने कैश बुक में ऐड कर दिया होगा, सॉरी चेक इशूड है, इशूड मतलब चेक काटे, इसका मतलब कैश बुक में से डिडक्ट कर दिया होगा, पेमेंट करी ना हमने किसी को, तो कैश बुक से डिडक्ट कर दिया होगा, तो इसलिए हम पासबुक में से भी डिडक्ट कर देंगे। ओके सर, ये रहा आपका आंसर, हमने यहाँ पे इसे नेगेटिव में लिख दिया। चेक डिपॉजिटेड मतलब किसी कस्टमर से पेमेंट हमारे पास आई, तो पेमेंट आई तो हमने कैश बुक में ऐड कर दिया होगा, पासबुक में ऐड होगा, तो पासबुक में ऐड मेरा हो गया। टोटलिंग करोगे तो इधर 2600 आ गया, इधर भी 2600 लिखा और बैलेंसिंग फिगर निकाल ली 2000। 2000 क्या है हमारा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा 2000, यहाँ पे आंसर क्या रहेगा 2000, ठीक है। आइए 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। पेपर में आपको इसी तरीके से जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने होंगे, ये तो फिर मैं आपको समझा भी रहा हूँ, 1 मिनट से ज़्यादा ले, वो तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इस पर टाइम लगाने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। तो इसमें कहा गया है कि ट्रायल बैलेंस ट्रेड रिसीवर्स यानी डेटर्स ट्रायल बैलेंस के मुताबिक दिए जा रहे हैं, फिर वो कहता है कि जो हमारे बैड डेब्ट्स हैं वो 2000 हैं। अच्छा, फिर वो कहता है कि प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन ट्रेड रिसीवेबल्स 5% बनाना है, तो वो कितना होगा। तो सबसे पहले तो ट्रायल बैलेंस में जो डेटर्स दे रखे हैं उसमें से आप 2000 लेस कर लो, उसमें से आप 2000 लेस कर लो, क्या आ गया 78,000 के लिख देता हूँ, ठीक है, 1000 को। फिर उसे आप बस अपने कैलकुलेटर से 5% से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई करना है, 5% से, 5% से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा आपका 39,000। नहीं यकीन तो करके देख लो, आंसर आ जाएगा 39,000। देन अक्रूड इनकम अपीयर्स इन दी बैलेंस शीट, एसेट साइड बाबू, एसेट साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड ही आती है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम होती है जो हमने अर्न तो कर ली है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं करी, अर्न तो कर ली है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं करी, उसे कहते हैं अक्रूड इनकम।
8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वें क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन है तैयार, दिक्कत नहीं होगी। अच्छा पहले मैं एक मिनट, पहले मैं आपको क्वेश्चन रीड करूँ फिर मैं सॉल्यूशन शो करता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो फिक्स्ड असेट्स ऑफ अ कंपनी इज डबल ऑफ द करंट असेट्स एंड हाफ ऑफ कैपिटल इफ करंट असेट्स आर 3 लाख। अगर करंट असेट 3 लाख है, इन्वेस्टमेंट 4 लाख है एंड करंट लाइबिलिटीज़, अच्छा कैलकुलेट करंट लाइबिलिटीज़ निकाल ली हैं और उसने कहा है कि आप ये अज्यूम कर सकते हो कि बैलेंस शीट में इसके अलावा और कोई और आइटम नहीं है। तो मैं इसका आपको सोल्यूशन शो करता हूँ, क्योंकि फिर मुझे दोबारा मार्कर लाना पड़ेगा नहीं तो। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो हमने क्या करा, एसेट को बाइफरकेट कर लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिक्स्ड असेट प्लस कैपिटल असेट, वेयर इट इज़, हाँ ठीक है। तो मैंने क्या करा है, असेट्स को बाइफरकेट कर लिया 3 पार्ट्स में, ये इन्वेस्टमेंट है, ये क्या फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स हैं। इसके बाद इनकी फिगर्स कोट कर दिए और आंसर आ गया है। इन्वेस्टमेंट 4 लाख दे रखी थी, ठीक है। फिर उसने कहा था कि कंपनी के फिक्स्ड एसेट जो हैं वो करंट एसेट के डबल हैं। तो करंट एसेट कितनी है, यहाँ मैंने फिगर्स ना उल्टी लिख दिए हैं, हाँ। करंट एसेट्स 3 लाख हैं और फिक्स्ड एसेट्स वो ये रही, फिक्स्ड एसेट 6 लाख है, उसका डबल है ना, ठीक है। और कैपिटल का आधा है, यानी कैपिटल कितनी होगी 12 लाख प्लस लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटी हमारे पे निकल आई कितनी, 1 लाख रुपए। बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन में, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन थोड़ी आते हैं। अगर आप कॉमन सेंस से करोगे तो बहुत आराम से पास हो सकते हो, बहुत आराम से। अच्छा, इसमें से कौन सी एरर ट्रायल बैलेंस से रिवील नहीं होती, मतलब ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है अगर इनमें से कोई एक एरर हो। यही क्वेश्चन पीछे था आई थिंक सो, जो वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था अभी, कंक्लूसिव प्रूफ में जो प्रूफ करना था वो यही तो था। कंक्लूसिव एविडेंस क्यों होता है, कांट बी डिनाइड, क्योंकि ये सारी एरर्स होती हैं जो वो ट्रायल बैलेंस शो ही नहीं कर पाता। हाँ ठीक है। सो रॉन्ग अमाउंट एंटर्ड इन दी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मतलब यानी कि जर्नल एंट्री जब हम कर रहे थे उनकी, तभी गलत अमाउंट डल गई। तो गलत अमाउंट डल गई कोई बात नहीं, तब भी टैली हो जाएगा ट्रायल बैलेंस, तो ये एरर उससे रिवील नहीं होगी ट्रायल बैलेंस में। रॉन्ग अमाउंट सेल्स बुक में डल गई, बात एक ही है, तब भी टैली हो जाएगा, क्योंकि सेल्स बुक से लेजर में जाएगा, लेजर से फिर आगे आगे बढ़ेगा, वो गलत हो जाएगा। कंप्लीट ओमिशन, पूरी तरह से एंट्री होना ही रह गई, तो भी टैली हो जाएगा, क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ट्रायल बैलेंस को, एंट्री हो या ना हो। एंट्री होगी तो बोथ साइड हो जाएगी, डेबिट और क्रेडिट साइड करके उसकी एंट्री हो जाएगी, टैली हो जाएगा। पार्शियल ओमिशन पता लग जाता है, क्योंकि फिर डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं करते। तो हमारा इस केस में आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। देन क्वेश्चन नंबर 10, इसका सॉल्यूशन है, हाँ है, कोई बात नहीं। तो एक्स ने गुड्स बेचे वाई को, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, कॉस्ट में 10% जोड़ के, वाई ने जेड को बेचे कॉस्ट में 20% जोड़ के, एट कॉस्ट प्लस 20% प्रॉफिट ऑन सेल। तो उसने कॉस्ट में जोड़ा है 20%, सेल्स पे प्रॉफिट, और एक्स को जो गुड्स पड़े वो पड़े 50,000 रुपये के। तो बस ये पूछ रहा है कि बताओ जेड को गुड्स कितने के पड़े। इतना आसान क्वेश्चन। अभी स्टेटमेंट देखो, इससे आपको सब कुछ एग्जैक्टली क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जब एक्स ने गुड्स बेचे वाई को, तो उनने कितने के बेचे, 50 के। उसने उसमें अपना कमीशन जोड़ा 10%, 5,000 रुपये, तो वाई को वो कितने के पड़े, 55,000 के। 55,000 में वाई ने 20%, ये देखो 20% ऑन कॉस्ट जोड़ा है उनने, 20% ऑन सेल्स, तो 25% ऑन कॉस्ट नहीं हो जाएगा वो। तो इसका 25% करो, ये आ गया, ये उसने जोड़ा, तो कॉस्ट टू जेड कितनी हो गई, इनका सबमिशन प्लस कर दो इन दोनों को, 55,000
को और 13,750 को जोड़ दो, 68,750 कॉस्ट हो गई जेड को। ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, एंट्रीज फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन आर कॉल्ड एज एडजस्टमेंट एंट्री। अरे तो बहुत सिंपल है। अच्छा, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेंस से पहले क्या होता है? ड्राफ्ट। अब एक बात बताऊं, हो सकता है देखो, वैसे अगर आईसीआई मॉड्यूल पढ़ो इन डेप्थ तो शायद मैं कह नहीं सकता, कहीं ना कहीं हो सकता हो, अदरवाइज ये क्वेश्चन ना जनरल नॉलेज का है। अदरवाइज ये क्वेश्चन जनरल नॉलेज का है। आपका अपना मोबाइल फ़ोन होता है, लेट ये एक मोबाइल फ़ोन है, 2 मिनट के लिए समझ लो। ये ऊपर का हिस्सा और ये नीचे के 3 बटन, टू 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 3 बटन। उसके अगर मैसेज बॉक्स में जाओ और एक मैसेज टाइप करो, ऊपर यहाँ पे हमें रिसिपिएंट का नाम लिखना होता है सबसे ऊपर। हमने ये मैसेज किसको भेजना है ये हम लिखते हैं। अरे हाय सारी वो हो गई, कोई बात नहीं, दोबारा बता देता हूँ, अब पूरा नहीं बनाऊँगा पर ठीक है। उसमें हमें यहाँ पे ऊपर लिखना होता है कि किसको मैसेज कर रहे हैं हम। अगर हम वो उसे ना लिखें और वापसी हम अपना बैक का बटन दबा दें, जो यहाँ पे होता है, 3 नीचे बटन होते हैं, या आईफोन आएगा तो बीच में से गोला बड़ा गोला, वो बटन दबा दे तो वो मैसेज एज अ ड्राफ्ट सेव हो जाता है। पता है आप लोगों को ये बात? वो मैसेज एज अ ड्राफ्ट सेव हो जाता है। तो यहाँ भी वही है कि अगर एक्सेप्टेंस नहीं है, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज पे किसी का नाम नहीं है, तो वो क्या रह जाएगा? ड्राफ्ट। तो वो क्या रह जाएगा? ड्राफ्ट रह जाएगा ना। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 13, अकोमोडेशन बिल है। अकोमोडेशन बिल पता है ना, जो सिर्फ फाइनेंस के लिए होता है। जब 2 पार्टीज़ को फाइनेंस की ज़रूरत होती है तो वो एक दूसरे के नाम पे अकोमोडेशन बिल लिख देती हैं। अकोमोडेशन बिल हुआ 50,000 का काटा गया, 49,000 रुपये डिस्काउंट कराया, तो डिस्काउंट चार्जेस कितने हुए? 1,000 रुपये। जो उसके प्रोसीड्स हैं वो 1:4 शेयर करेंगे एक्स और वाई। तो बताओ वाई का शेयर कितना? अब डिस्काउंट चार्जेस कितने हैं? 1,000 रुपये। ये तो 1 सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा 25 सेकंड में आप टिक कर लोगे इसका आंसर अपनी ओएमआर शीट में भी। 1:4 में बांटना है, 200 एक हिस्सा, 400 एक हिस्सा, बस, ज़्यादा नहीं करना है इसके अंदर कुछ। 14th क्वेश्चन, नेचर ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट। मुझे एक क्वेश्चन आता है, मैं 1 मिनट में बता दूंगा बच्चा, उसका मुझे आंसर बताता हूँ जिसको ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता। और तो ये क्वेश्चन कॉमन सेंस से कैसे हो सकता है? बड़ा आसान है। कंसाइनी अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। कंसाइनी अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। ऑप्शन में देखो, पर्सनल सिर्फ एक में आ रहा है। अब आपका ऑप्शन अटकेगा किसमें? ए में और सी में। अच्छा, इसमें पर्सनल आ रहा है और इसमें आ रहा है। अब ध्यान से देखो ऑर्डर, कंसाइनमेंट अकाउंट पहले है और कंसाइनी अकाउंट बाद में है, तो इसमें पर्सनल अकाउंट बाद में आ रहा है, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। अगर कॉमन सेंस भी लगाओगे तो भी आंसर ठीक हो जाते हैं पेपर में। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, खिचड़ी सी पक गई थोड़ी सी। अगर कॉमन सेंस भी लगाओगे तो भी पेपर में आंसर एकदम ठीक से हो जाएंगे आपके। पर्सनल अकाउंट इसमें आ रहा है ना बाद में, और किसी में बाद में आ ही नहीं था। आंसर 14 हो गया, 1 नंबर आपका पक्का। अच्छा, इसका सॉल्यूशन है, बड़ा क्वेश्चन है ना, बड़े बड़े के बना रखे। तो गुड्स कंसाइनमेंट में बिके 50,000 रुपये के, ठीक है। ट्रांजिट के दौरान मतलब डिलीवरी होते होते गुड्स की 1/10 गुड्स में आग लग गई और वो जल गए। उसके बाद वहाँ कंसाइनी के गोडाउन में जो गुड्स पहुँचे उसका 1/9 गुड्स जल गए। ध्यान रखना ये चीज़, 1/9, ठीक है। उसके बाद जो आधे गुड्स थे, कंसाइनी ने आधे गुड्स 30,000 के बेच दिए, ठीक है। फ्रेट और इंश्योरेंस का खर्चा कंसाइनर दे रहा है 2,500 रुपये और 1,500 रुपये। तो बताओ क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी? अभी क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लो क्योंकि मैं इसका सोल्यूशन दिखाऊंगा आपको। अब
ये लो। और ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 50,000। ठीक है। उसके बाद फ्रेड कितना पे करा है? 2500 रुपये। 2500 रुपये। इंश्योरेंस कितनी पे करी है? 1500 रुपये। गुड्स कितने के हो गए कंसाइनर के पास निकलने से पहले? 54,000 के। उसके बाद रास्ते में आग लग गई 10% गुड्स में, 5400 रुपये। कितने के बचे? 48,600 के। ध्यान से सुन लो बच्चों। उसके बाद कंसाइनी के गोडाउन में 1/9 गुड्स जल गए, तो इसका 1/9। ठीक है, इसका 1/1/9 हमें 48,600 का करना है। 1/9 कितना हो गया? 5400 रुपये। तो कितने का माल बचा? 43,200। अब 43,200 के दो टुकड़े कर लो। 43,200 के दो टुकड़े कर लो। कितने कितने के होंगे? 21,600 और 21,600। दो टुकड़े हो गए, क्योंकि इन्हें कहा था आधे गुड्स बिक गए और आधी इन्वेंट्री है। आधे गुड्स बिक गए और आधी इन्वेंट्री है। क्वेश्चन हो गया आपका। देखो कैसे, ये देखो आंसर आ रहा है 21,600। ये रहा 21,600 आंसर आ रहा है। इधर भी मेरा 21,600 ही आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 16। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन इफ़ डेल क्रेडिटर कमीशन इज़ अलाउड फॉर बेड डेब्ट्स। अब ये क्वेश्चन ना कई बार आ चुका। ये तो ना ऐसा हो गया, मतलब जब मैंने सीपीडी दिया था तब भी आया था शायद ये क्वेश्चन। तो कमीशन अर्नड अकाउंट है, मतलब आजकल तो ये ऐसा हो गया है कि मैं क्वेश्चन आधा पढ़ के कह देता हूँ। और ना ऑप्शन भी सेम रहते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि ऐसे ही ऑप्शन भी सेम रख रहा है। तो ठीक है, 17th क्वेश्चन। ए और बी, एक मिनट कलर चेंज करें। यस, ए और बी एक जॉइंट वेंचर में एग्री होते हैं। उन्होंने कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस हम 2:3 में बांट लेंगे। इसके बाद अच्छा, तो ए ने गुड्स खरीदे 36,000 के और अपने आधे गुड्स बी को दे दिए। बी ने गुड्स खरीदे 22,500 के और 9,000 के गुड्स ए को दे दिए। ठीक है, 3,000 के गुड्स में आग लग गई, जो कि कहाँ लगी? ए के घर, एक ही जगह पे। 3 गुड्स में आग लग गई एक ही जगह पे, और उनका 50% इंश्योरेंस क्लेम हमें मिल गया। सारे गुड्स 25% बढ़ा के बेचे गए हैं कॉस्ट पर, और 5,000 का खर्चा कर दिया दोनों ने। तो बताओ, दो क्वेश्चन दे दिया इसी ने इसके, कि ए और बी ने सेल्स कितनी करी है। सॉल्यूशन ये रहा। देखो, अब मैंने टेबल बनाई है। इतना टाइम होता नहीं आपके पास करने का कि इतना सोचना पड़े आपको उसका। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा इस क्वेश्चन में आपको, ज़्यादातर बच्चों ने इस क्वेश्चन को अकाउंट बना के किया होगा। जो हम बनाते थे ना इनिशियली इस टाइप के रेमिटेंस वाले क्वेश्चन में, एक जेवी अकाउंट बनाते थे, याद करो। एक मतलब जैसे मान लो इसमें ए और बी हैं, तो एक ए का अकाउंट बनाते थे, एक बी का अकाउंट बनाते थे, फिर रेमिटेंस निकालते थे कि ए बी को कितने करेगा, ए बी ए को कितने करेगा। ज़्यादातर बच्चों ने इस क्वेश्चन को इस तरीके से करने की कोशिश करी होगी, लेकिन इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना। इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से करने का यही बेस्ट तरीका है कि आप इस तरीके से एक टेबल बना लो, एक ए का और एक बी का। अब ध्यान से क्वेश्चन की बातें मुझे याद है, आप याद रखना, और भूल गए हो तो थोड़ा वीडियो को पीछे कर लो और फिर सुन लो। गुड्स परचेज बाय वेंचरर्स, सॉरी, ए ने गुड्स खरीदे पहले 36,000 रुपये के, वो ये रहे। ठीक है, ए ने गुड्स खरीदे 36,000 के, वो ये रहे, और बी ने खरीदे थे 22,500 के, वो ये रहे। फिर याद करो, ए ने बी को अपना आधा माल दे दिया था ए ने, तो मैंने ए में से लेस कर दिए और बी के में 18,000 ऐड कर दिए। ठीक है, फिर बी ने ए को 9,000 के गुड्स दे दिए थे अपने, तो मैंने बी वाले में से लेस कर दिए और ए वाले में ऐड कर दिए। अब दोनों के पास टोटल गुड्स कितने के हो गए? ए के पास हो गए 27,000 के गुड्स और बी के पास हो गए 31,500 के गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब सुनो, सोचो,
3,000 के गुड्स जल गए थे एक एक प्रोमाइसिस पर, एक एक गोडाउन में। अब दोबारा सोचो, एक एक गोडाउन में जल गए थे 3,000 रुपये के गुड्स, तो मैंने एक एक अकाउंट में से 3,000 लेस कर दिए। बी के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए बी के पास नील। अब दोनों के पास टोटल गुड्स कितने के बचे? 24,000 रुपये के ए के पास बचे, 31,500 के बी के पास बचे। प्रॉफिट ऑन सेल क्या था? ऑल द गुड्स वर सोल्ड एट द मार्कअप ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। याद करो बच्चों, तो 24,000 का 25%, 6,000, 31,500 का कैलकुलेट करोगे तो आएगा 7,875, 7,875। टोटल ले लो दोनों का, यही है आंसर बच्चों, यही है आंसर। 1 मिनट लगा क्वेश्चन को करने में। आप 3 अकाउंट बनाते, इतनी सारी एंट्रीज पास करते, फिर कहीं जाके आपका 5 मिनट में तो आंसर निकलता, और उसकी भी श्योरिटी नहीं थी। सोच रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? उसकी भी श्योरिटी नहीं थी। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे ख़त्म। आंसर चाहे तो चेक कर लो। 18वां क्वेश्चन भी सेव करना था। 18वें क्वेश्चन के अंदर मैं पहले आंसर शो कर देता हूँ। अब 18वें क्वेश्चन में पूछ लिया था कि वेंचर का प्रॉफिट क्या था। तो प्रॉफिट आपको याद है, ए का 6,000 आया था और बी का इतना आया था प्रॉफिट्स। दोनों के प्रॉफिट का टोटल ले लिया और उसमें से जो 5,000 का खर्चा था वो लेस कर दो। अब ये क्वेश्चन थे एक्चुअली काफ़ी आगे पीछे, अरेंज हो इस वीडियो में, अरेंज हुए मैं क्वेश्चन चैप्टर वाइज। सो 5,000 रुपये हमने लेस कर दिए। फिर याद करो 3,000 रुपये के गुड्स जल गए थे, तो 50% क्लेम मिला था, तो 50% लॉस नहीं हो गया 1,500 रुपये का, वो यहाँ लेस कर दिया। आंसर आ गया 7,875। अरे ये 7,875 तो नहीं है, इसका आंसर ये है बी, 7,375। ये गलती से 8 और 7 एक साथ थोड़ा कंबाइन हुआ है। आंसर इसका बी है 7,375। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, इसमें से कौन सा जॉइंट वेंचर से रिलेट नहीं करता? हा हंसने वाला क्वेश्चन। अकाउंट सेल्स, कंसाइनमेंट, करंट अकाउंट, अकाउंट करंट, कंसाइनमेंट, डेल क्रेडिट कमीशन, कंसाइनमेंट। आंसर डी, ऑल ऑफ दी अबव। अब हो पता क्या सकता है, कभी कभार ना बच्चा ना बड़े होश में आता है, उसमें आता है हवा में, अरे सारे क्वेश्चन ईजी, सारे क्वेश्चन ईजी ऐसे करके क्वेश्चन कर रहा होता है। तो क्वेश्चन इन क्वेश्चन को डाला क्यों जाता है, ये देखो। ऐसे पागल नहीं है जो इतने आसान क्वेश्चन रख रहा है पेपर में, उसके पीछे एक वजह है। 50% बच्चे इस क्वेश्चन में इन क्वेश्चनों में गलती कर देते हैं। गलती क्या कर देते हैं, वो फटाफट देखते हैं इसमें से कौन सा जॉइंट वेंचर रिलेट नहीं करता। अच्छा अकाउंट सेल्स, ठीक है ए आंसर, चलो गोला मार दिया ए पे, ख़त्म। या मतलब कोई बच्चा मतलब पूरा क्वेश्चन पढ़ने तक का तो टाइम वो सोचते हैं पेपर ख़त्म करके मूवी देखने जाएंगे आराम से। यहाँ दिक्कत आती है तो ये बहुत बड़ी, कोई बी देख लेगा, कोई सी देख लेगा, डी तक तो लगभग मान लो मैं कह रहा हूँ 50% बच्चे होंगे जो चारों ऑप्शन पढ़ते होंगे और आंसर डी लगाते होंगे। पक्की बात है, बहुत ज़्यादातर बच्चे करते हैं, वो देखते हैं अच्छा ए लगा दिया, बी लगा दिया, सी लगा दिया, ICI नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। 20वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता, लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आज मैं आपको इसका ठीक से समझाता हूँ। देखो, द असेट विच वर अर्लियर रीवैल्यूड अपवर्ड नाउ रीवैल्यूड डाउनवर्ड टू द एक्सटेंट ऑफ अर्लियर अपवर्ड रीवैल्यूएशन अमाउंट शुड बी। क्वेश्चन पढ़ गया ऐसा लगता है जैसे क्या पढ़ लिया हो, ये अजीब सा कुछ लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि एक असेट की वैल्यू पहले बढ़ानी थी, तो असेट की वैल्यू पहले बढ़ा दी, ठीक है। फिर असेट की वैल्यू को गिराया गया, उतना जितना पहले बढ़ाया गया था तो उतना ही गिरा दिया गया, तो देखा जाए तो इफेक्ट नील है। अब एसेट की वैल्यू अगर गिरानी है तो आपको उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करना पड़ता है। याद है पार्टनरशिप में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे और उसमें लिखा होता था मशीनरी की वैल्यू इतनी गिर गई है, तो हम उस गिरी हुई वैल्यू को यहाँ दिखाते थे। याद करो, ये वही है ना बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, 21 इसके लिए भी है कुछ बना हुआ मेरे पास। तो 21 क्वेश्चन कहता है कि एक्स लिमिटेड ने 113 को एक मशीन खरीदी, इसमें 15% डेप्रिसिएशन लगाती है वो SLM बेसिस पर। दूसरे साल से उसने WDV पे लगाना शुरू कर दिया सेम रेट, ठीक है, WDV का रेट भी सेम है।
अच्छा, WDV मशीनरी की एक एक 15 को इतनी है, तो बताओ ओरिजिनल कॉस्ट मशीन की क्या होगी। अब बच्चों ज़रा दिमाग लगाओ कि ये जो वैल्यू है 3,68,475, ये 85, ये सेकेंड ईयर की ओपनिंग वैल्यू, जो सेकेंड ईयर की शुरुआत में वैल्यू रही होगी उसका 85% नहीं है, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर वैल्यू। 3 साल हो गए ना 2015 तक, तो ये 85% नहीं है। अगर आपको किसी का 85% निकालना हो, मतलब 100% निकालना हो और आपको 85% गिवन है, तो आप बेसिकली सिंपली कैलकुलेटर पे करते क्या हो, 85% से डिवाइड कर देते हो। मैंने यहाँ वही करा है, 85% से डिवाइड कर दिया, वैल्यू ये आ गई। अब ये वैल्यू इनिशियल वैल्यू का 85% रही होगी, ये रहा 5,10,000 आंसर, ये रहा आंसर। अब इसमें बेसिक चीज़ क्या थी, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था कि मेथड चेंज हो रहा है, लेकिन आप लोगों को एक बात पता होगी कि पहले साल में पहली बार में SLM हो चाहे WDV मेथड हो, उनसे सेम डेप्रिसिएशन लगता है, उनसे सेम डेप्रिसिएशन लगता है। मतलब इस मशीन में 5,10,000 का पहले 51,000 कटा होगा, फिर 51,000 लेस करके वैल्यू क्या बची होगी, जो भी बची होगी वो लेस हुआ होगा। मतलब कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होता पहले साल में। अब मेरे हिसाब से फटाफट 22वें क्वेश्चन पे आ जाओ, थोड़ा जल्दी करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई है क्योंकि कॉस्ट ऑफ द मशीनरी डेप्रिसिएशन इज चार्ज 20% पर एनम, ठीक है। सेकेंड ईयर में सोचा गया कि मेथड को चेंज कर लेते हैं और WDV अडॉप्ट मेथड कर लेते हैं, 20% पे ही चार्ज करेंगे। तीसरे साल में मशीन को 30,000 का बेच दिया गया, तो बताओ मशीनरी पे हमें लॉस कितने का हुआ। 60,000 की मशीनरी, इसमें भी ना चेंज ऑफ मेथड की बात आपको कुछ नहीं, चलो छोड़ो, देखते जाओ इधर। 12,000 रुपये पहले साल का डेप्रिसिएशन, 12,000 रुपये आ गया। 12,000 रुपये आने लेस करने के बाद इसमें कितना बचेंगे, 48,000, 48,000, 48,000 का 20%, 9,600, 9,600 को लेस करने के बाद कितने बचेंगे, 38,400, 38,400, 38,400 लेस करने के बाद कितने बचेंगे, 30,720, 30,720। हमने मशीन कितने की बेची है, ध्यान से देखो तो 30,000 की, तो हमने कितने के लॉस पे मशीन बेच दी, 720। आंसर सी 720, ये रहा आपका आंसर, खत्म। क्या करना था इसमें, 23 रेक्टिफिकेशन, ये मैं डायरेक्ट कराया हूँ मेरे ख्याल से, इस मार्कर की जरूरत है इसमें भी, चलो कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं आपके लिए। अच्छा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यूजिंग सस्पेंस अकाउंट, कब खोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ओ सस्पेंस अकाउंट कब खोलते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होने के बाद। जब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो जाता है और हमें ये समझ नहीं आता कि गलती कहाँ से हुई, तो हम सारा बीड़ा मर देते हैं सस्पेंस अकाउंट के मत्थे कि बेटा तू जान, तेरी वजह से हुआ है। ठीक है। 24 क्वेश्चन ही वो क्वेश्चन है जिसकी मैं बात आपसे शुरू में कर रहा था। ये इकलौता क्वेश्चन है जो मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना चाहता एक्चुअली, एक इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन पेपर में गलत दिया हुआ और एक के में ठीक दिया हुआ, तो उसी एक के इंस्टीट्यूट के उसमें से मैंने लिया है सेल अंडर कास्ट पर 23,000। अदरवाइज़ दूसरे इंस्टीट्यूट में तो ये सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज चेंज करके लिखा हुआ है सेम चीज़। तो एक चेक था 3,100 रुपये का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले तो ये सुन लो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये फॉलोइंग की करने के बाद नेट प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा। तो एक चेक था 3,100 का जो डिसऑनर हो गया, उसको हमने डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट कर दिया। ओहो, डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट कर दिया, इससे हमारा प्रॉफिट कम नहीं हो गया 3,100 रुपये से। वो पार्टी अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, ये डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो 3,100 से हमारा प्रॉफिट कम हो गया। तो एक तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा 3,100 रुपये से, ठीक है। फिर कस्टमर ने यहाँ पे गुड्स रिटर्न कर दिए, तो इससे हमारा प्रॉफिट घट गया, तो -1,200।
और हमारी सेल बुक अंडर कास्ट थी 23,000 रुपये से, तो प्लस 23,000, क्योंकि 23,000 से बढ़ेगा। 23,000 की टोटलिंग कम हुई थी, सेल्स बुक की टोटलिंग कम हुई थी 23,000 रुपये से, तो टोटल करोगे तो आंसर कितना आएगा 24,900। नेट प्रॉफिट जो बढ़ेगा वो 24,900 रुपये बढ़ेगा। आंसर ए है इसका, ठीक है ना। 25वां क्वेश्चन, अ डीलर सेंड हिज गुड्स सेल और रिटर्न बेसिस, उसने अपने 10,000 रुपये के गुड्स बेचे और उसे नॉर्मल सेल की तरह रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। उस पर 20% प्रॉफिट ऑन सेल था, तो मतलब सेल की कॉस्ट कितनी रही होगी, इसमें गुड्स को कितने कॉस्ट के रहे होंगे 8,000 रुपये के। ऐसे ना क्वेश्चन पेपर में लिख लिया करो, जो भी आपको समझ आए थोड़ा बहुत, इससे बड़ी बेनिफिट होता है, ठीक है। फिजिकल इन्वेंट्री मतलब जो काउंट हुई उसके हिसाब से 50,000 काउंट हुई, तो बताओ क्लोजिंग इन्वेंट्री बैलेंस शीट में कितनी आएगी, 58,000 आएगी। बताओ क्यों? क्योंकि आपने इसके लॉ में पढ़ा होगा, लॉ नहीं मर्केंटाइल लॉ नहीं, मतलब इसका जो थ्योरी दे रखी है इस चैप्टर की, उसमें एक चीज़ लिखी हुई है कि अगर सेल अप्रूवल बेसिस पे बेचे जाए और हमें कोई अप्रूवल ना आए, गुड्स अप्रूवल बेसिस पे बेचे जाए और हमें कोई अप्रूवल ना आए, तो हम उसे बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। तो इसमें कोई अप्रूवल तो आया नहीं, तो 8,000 बैलेंस शीट में ऐड होके आएंगे 50,000 के साथ। 50 + 8 58,000, ओके। 26 एवरेज इन्वेंट्री 28,000 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 6,000 ज़्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से, सॉरी क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 6,000 ज़्यादा है। तो बताओ क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या? इसमें फटाफट से ना ओपनिंग इन्वेंट्री को x मान लो और फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या हो जाएगी x + 6,000। अब मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, x + 6,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 = 28,000। अब सीधा मैंने इसको एवरेज इन्वेंट्री के फॉर्मूले में पुट कर दिया। कौन से फॉर्मूले में? ओपनिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2 = एवरेज इन्वेंट्री। उसमें मैं इसको ले गया हूँ। 2x = ये इसका डबल हो जाएगा और इधर 2x = 6,000, तो 2x = 50,000 हो जाएगा। तो समझिएगा क्या करा है मैंने। ये 28 का डबल 56, 56 में 6 गए 50,000। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 25,000। तो हमने ओपनिंग किसे माना था एक्स को, तो ओपनिंग में 6 जोड़ो, 25 में 6 जोड़ो 31 हो गई क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये रहा आपका आंसर। 27वां क्वेश्चन, फिजिकल इन्वेंट्री के मुताबिक जो कि हुई है 15/4/16 को 3 लाख रुपए है। इस पीरियड के दौरान 1 लाख रुपए की सेल हुई है और 50,000 रुपये की परचेस हुई है, ठीक है। गुड्स जो बेचे गए थे वो बेचे गए थे 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो बताओ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री क्या? अब इसमें आपको पता होगा कि जो इसमें जो सेल्स अगर इन्वेंट्री वैल्यूएशन बैलेंस शीट के डेट के बाद हो तो उसमें हम सेल्स को ऐड कर देते हैं और परचेस को लेस कर देते हैं, लेकिन जो सेल्स ऐड होती हैं वो एट कॉस्ट ऐड होती हैं। तो इसमें 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स है, तो यानी कि इसके अंदर जो कॉस्ट एलिमेंट रहा होगा गुड्स का वो रहा होगा सिर्फ 80,000 का, वो रहा होगा 80,000 का। तो 3 लाख में 80,000 जोड़ो और 50 लेस कर लो। 3 लाख प्लस सेल्स जोड़ देंगे एट कॉस्ट हम इसमें, तो 80,000 जोड़ देंगे और परचेज जो है सारी वो लेस कर देंगे, माइनस परचेज। कितनी है परचेज 50,000। परचेज पे कॉस्ट नहीं निकालनी होती, वो एट कॉस्ट ही होते हैं, पता है ना। मजाक कर रहा था। तो ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं इसीलिए कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि एक्चुअली वहाँ पे जो आंसर लिखा हुआ था ना वो लिखा हुआ था 3,30,000। मैं कहा ये कैसे हो सकता, आंसर एक्स का एक्चुअली 3,30,000 और यहाँ पे जो आंसर बना हुआ था वो था 2,70,000 से गलती से मार्कअप लग गया था। तो इसका आंसर एक्चुअली डी है 3,70,000 हो
3,30,000। ठीक है, 3,30,000। वीडियो को थोड़ा डिवाइड कर लेना अगर कोई दिक्कत आई हो। इसमें से कौन सी एक्सेप्शन है? हिस्टोरिकल बेसिकली पूछा है, इसमें से कौन सा मेथड नॉन हिस्टोरिकल है? नहीं है, तो आंसर डी है। बाकी सारे नए वाले मेथड है, मॉडर्न मेथड, नॉन हिस्टोरिकल, ये तीनों हैं। ग्राफ में देखो आपने, कुछ नहीं आता होगा तो मेरी इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाली वीडियो देख लो, वहाँ से समझ आ जाएगा। ये फटाफट मैं क्वेश्चन आपके लिए कर देता हूँ। यहाँ लिखो आप क्वांटिटी, ठीक है, यहाँ लिखो आप क्वांटिटी और यहाँ लिखो यूनिट, मतलब यूनिट नहीं, प्राइस। यहाँ प्राइस और यहाँ प्राइस पेड, कितने रुपए हमने उसके लिए पे करे। तो फटाफट से क्वांटिटी दो है यहाँ पे, एक तो 1000 है और एक है 1200। उसके बाद 4 रुपये, सॉरी, इसका 4 रुपये है एक, और एक का प्राइस है 5 रुपये। तो टोटल आपने कितनी पेमेंट कर दी? 4,000 रुपये और 6,000 रुपये। टोटल कितना आ गया? 10,000। इस 10,000 को डिवाइड कर लो टोटल क्वांटिटी से। टोटल क्वांटिटी कितनी है? 2200। थोड़ी बेटा, मैं आपको बताया था दिक्कत होती है लिखने में, आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। मेरा हाथ दुख गया लिखते लिखते इससे। तो 2200 को इससे आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ही, ये लिख दो ना, कोई बात नहीं ना, देखो जगह की बहुत कमी है अभी। तो 2200 रुपये से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो आंसर आपका आ जाएगा 4.5454 ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 2000 से। 2000 से आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी निकल आएगी कॉस्ट। मैं फटाफट बता देता हूँ इस क्वेश्चन को क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। 2000 को इससे मल्टीप्लाई करो तो आपकी निकल आएगी कॉस्ट, और हमने उसे बेचा है कितने का? 16,000। 2000 इंटू 8, 16,000 रुपये का। तो 2000 को जब आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, तो आपकी कॉस्ट से 16,000 में से इस कॉस्ट को लेस कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा बी। ये बी आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप एक काम करो, इस वीडियो के लास्ट में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, मुझे व्हाट्सअप कर दो, मैं आपको इसके सॉल्यूशन दे दूंगा, सॉल्यूशन की वीडियो बना के प्रॉपर दूसरी। ठीक है, अभी तो वीडियो लंबी होगी थोड़ी सी। आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का 30th क्वेश्चन, इंश्योरेंस क्लेम अगर रिसीव हो डैमेज ऑफ मशीनरी का ड्यू टू फायर, तो उसे क्या माना जाएगा? कैजुअल रिसिप्ट्स। बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमें किसी तरह का फ़ायदा थोड़ी पहुंचा रही है। हमने इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे थे, उसके बदले हमें क्लेम आ गया, तो एक तरह से देखा जाए कुछ नील नहीं था। हमें जब से इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में पैसा गया और क्लेम के रूप में आ गया, कैजुअल रिसिप्ट है। ठीक है, तो इस पार्ट के लिए इतना ही। इस पार्ट में 30 क्वेश्चन रहेंगे और नेक्स्ट पार्ट जो 30 क्वेश्चन का होगा वो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। सून आई विल अपलोड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। एंड इसी तरह की कुछ वीडियो, सारी वीडियोस आते रहेंगे। मैं कुछ मर्केंटाइल लॉ, इकोनॉमिक्स और क्यूए की हो सका तो वीडियोस बनाता रहूँगा। टिल देयर कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स, सीए एजुकेशन चैनल। और इस वीडियो के लास्ट में आपको मेरी और वीडियोस का थंबनेल्स मिल जाएंगी, उन पर क्लिक करके आप वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।